तो आज हम कराने जा रहे हैं ये एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 1। और सबसे जो पहला चैप्टर है इसका नाम है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जो संविधान इसकी शुरुआत होती है, इसको करते हैं कि है क्या चीज़। तो सबसे पहले ब्रिटिश लोग आए थे हमारे सन 1600 ईस्वी में। तो भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे। कब? 1600 ईस्वी में, और व्यापार करने के लिए आए थे। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी। मतलब ये है कि ये आए तो थे व्यापार करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे इनका व्यापार बढ़ता गया। तो सन 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार भी प्राप्त हो गए। अधिकार प्राप्त कर लिए इन्होंने। इसके तहत भारत में उसकी क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। धीरे धीरे इनकी क्षेत्रीय अलग अलग क्षेत्रों में इनकी शक्तियाँ बनने का मतलब अधिकार प्राप्त हुए और इनकी शक्तियाँ प्राप्त होने लगीं। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1858 ईस्वी में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप अब क्वेश्चन एक यहाँ से उठता है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1858 ईस्वी में। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन द्वारा उत्तराधित्व प्रत्यक्ष अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। मतलब जब आज़ादी हुई तो पता चला कि हाँ, एक संविधान उसकी आवश्यकता महसूस होने लगी। यहाँ इसको अमल में लाने के उद्देश्य से सन 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया, जो कि 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरा हो गया। संविधान अस्तित्व में आया 26 जनवरी 1950 को। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन के से ग्रहण की गई हैं, जो कि संविधान की जो मुख्य रूप से जो ज़्यादातर विशेषताएं वो कहाँ से ली गई हैं? ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई हैं। अब आते हैं, ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थीं जिनके कारण ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थीं जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासनिक और विधिक रूपरेखा प्रभाव छोड़ता है। उनके बारे में विस्तृत मतलब बड़े रूप में से व्याख्या 2 शीर्षकों के अंतर्गत कालक्रमबद्ध रूप से यहाँ की गई है, जो कि यह बताएगा। जब नंबर 1 ये शासन की कंपनी का शासन। मतलब कोई कंपनी धीरे धीरे कैसे शासन कर लिया। फिर मतलब ये पहले तो कंपनी का शासन, फिर सम्राटों का शासन। अब कंपनी का शासन कब तक हुआ? कंपनी का शासन चला 1773 से 1858 तक। कंपनी यहाँ व्यापार करने के लिए आई थी, फिर धीरे धीरे यहाँ उन्होंने कब्जा कर लिया एक तरीके का। तो ये कंपनी का जो शासन रहा वो रहा 1773 से 1858 तक। और नंबर दूसरा था हमारा सम्राट का शासन, जो कि सम्राटों का शासन कब से कब तक चला? ये चला 1858 से 1947 तक। अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब है कंपनी के शासन। मतलब चलेंगे कंपनी का शासन कैसे कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो कंपनी का शासन स्टार्ट हुआ था सबसे जो 1773 से स्टार्ट हुआ था। तो 1773 से 1858 तक का ये
कार्यकाल हम पूरा करने के प्रयास में हैं कि इसमें क्या क्या हुआ, क्या कंपनियों ने कहाँ कैसे क्या क्या किया, कैसे शासन हुआ। तो जो पहला जो 1773 ईस्वी में एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। अब इस पे एक्ट में क्या है क्या चीज़, तो इसको देखते हैं चलो। तो सबसे पहले इस अधिनियम का अत्यधिक संविधान महत्व था। जो संवैधानिक महत्व था इसका मतलब बहुत ज़्यादा है रेगुलेटिंग एक्ट का। यथा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनियों की कार्यों को नियमित और नियंत्रण करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह फैसला पहला कदम था। देखो आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है। भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और एक नियंत्रण एक सीमा में रखने के लिए और रखने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह एक पहला कदम था। ठीक है, तो इसका नाम दिया गया है रेगुलेटिंग एक्ट। ये बांट दिया गया है, बता रहे हैं। इसके द्वारा पहली बार कंपनी में प्रशासनिक राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, जो धीरे धीरे बढ़ते चले आ रहे हैं ये। तो सबसे पहले प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि जैसे कि बंगाल का पहली गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट में इस जर्नी में बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। 4 सदस्यीय एक समिति बनाई गई। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन उठ सकता है कि सबसे पहले जो गवर्नर थे तो कौन थे, वो थे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इसके द्वारा मद्रास और मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर थे किसके अधीन आ गए, जो बंगाल के गवर्नर, मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल मद्रास और मुंबई को एक तरीके का टेक चार्ज कर रहा है वहाँ उस समय पे। जबकि पहली सभी प्रेसिडेंसियों की गवर्नर एक दूसरे से अलग थे, पहले अलग थे, अभी क्या कर रहा है मद्रास और मुंबई पे बंगाल से एक तरीके का टेक चार्ज कर रहा है। कौन, गवर्नर जनरल। ओके चलो आगे चलते हैं। इसके द्वारा जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों गवर्नर जनरल एक दूसरे से अलग थे। अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कब की गई, 1774 में। कहाँ की गई, कलकत्ता में। कलकत्ता में 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की एक स्थापना की गई जिसके मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य मुख्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कब की गई, 1774 में। कहाँ की गई, कोलकाता में। ओके अब चलते हैं आगे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके अकॉर्डिंग इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो ब्रिटिश सरकार थी उसका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। ये यहाँ हमारा रेगुलेटिंग एक्ट कंप्लीट। अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बने, समथिंग पहला क्वेश्चन यहाँ बनेगा हमारा कि कब हुआ। सबसे पहले यही बात स्टार्ट होती तो ये 1773 का एक्ट था और सबसे पहला एक्ट था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है ओके, चल रहे हैं। यहाँ गवर्नर जनरलों को
एक नया पदनाम दिया गया जिसका नाम था गवर्नर जनरल, पदनाम मिल गया गवर्नरों को, गवर्नर जनरल। ओके, अभी आगे चलते हैं। इस अधिनियम में 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे और कुछ हैं। ओके, अभी आगे चलते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा नंबर 2। नंबर 2 पर आता है इसके बाद 1781। और 1781 में क्या हुआ, ये एक अधिनियम है जो 1781 का संशोधन अधिनियम नाम से जाना जाता है। अब 1781 वाला अधिनियम, संशोधन अधिनियम क्या है, तो रेगुलेटिंग ऑफ एक्ट ऑफ 1773, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था जो 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए, जिसमें जो कमी हुई थी उनको ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया। समझ रहे हो, कुछ भूल और कमियां हुई 1773 में, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट में, उनकी कमियों को दूर करने के लिए एक 1781 ईस्वी में एक एक्ट लाया गया जिसका नाम है 1781 का संशोधन अधिनियम। अब इसमें ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अभी ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, जैसे कि द एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसे बोलते हैं, कौन सा अधिनियम है, तो ये 1781, नाम क्या है, 1781 का संशोधन अधिनियम। ओके, अभी आगे चलते हैं। इस कानून की गवर्नर जनरल तथा काउंसिल का सर्वोच्च न्यायालय में के क्षेत्राधिकार से बरी और मुक्त कर दिया गया, उसको क्या, उससे अलग ही किया कर दिया गया। उनकी ऐसे कृत्यों या उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने पद धारण करके रखे थे के अधिकार से किए गए थे, उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। इस कानून में राजस्व संबंधी मामले और राजस्व वसूली से जुड़े हुए हैं मामले सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर कर दिए जाते हैं। जो इस कानून में राजस्व संबंधी मामले और राजस्व वसूली के जुड़े मामलों को सर्वोच्च न्यायालय से के क्षेत्राधिकार से अलग कर दिया गया, बाहर कर दिया जाता है। इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के बाद यह मामले तय करेंगे। ओके, अभी चलते हैं और क्या क्या हुआ इस एक्ट में, जो 1781 में एक्ट है। ठीक है, अभी इसमें क्या क्या हुआ है, इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग की यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। जो पहले से सर्वोच्च न्यायालय में जो अपील होती थी वो कहाँ होंगी, जनरल वाली, गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग के द्वारा कि यहाँ दायर हो, मतलब सर्वोच्च न्यायालय में दायर ना हो। इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग को प्रांतीय न्यायालय एवं काउंसिलिंग एवं के लिए विनियम बनाने के लिए अधिकृत है। अब इसमें कहाँ कहाँ से पॉइंट बढ़ते हैं, ये है, मतलब ये है क्या चीज़, 1781वां अधिनियम है, इसका नाम है 1781वां संशोधन अधिनियम। ये किस लिए बनाया गया, ये जो क्या बोलते हैं उसको, 1773 का जो एक्ट था उसमें जो कमियां खामियां उसको दूर करने के लिए यह बनाया गया 1781 में। जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमी रह गई थी, इसमें क्या हुआ,
ठीक है। अब इसके बाद आता है 1786वां अधिनियम। इसको बाई करेंगे अब अगले पार्ट में। ठीक है, थैंक यू।